नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम गरिमा भारती है और आज बिहार की बात के इस एपिसोड में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में और हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर, सबसे हम खबरें देख रहे हैं कि तकरीबन 12,000 से ज्यादा अ, जो स्टाफ्स हैं, शैक्षणिक स्टाफ्स खास तौर पर बिहार के अलग अलग सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, उन्होंने एक तरीके का प्रदर्शन किया है, सामूहिक छुट्टी ले ली है। वो सरकार के एक विधेयक के खिलाफ हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने तरीके से। सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि बिहार में 50 साल बाद जो यूनिवर्सिटी कानून बदलने जा रहे हैं, वो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? ये जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सही है या फिर सरकार जो फैसला ले रही है वो सही है? बिल्कुल 1976 का एक्ट है बना हुआ यूनिवर्सिटी एक्ट, उसको बदल करके 2026 का एक्ट लाने जा रही है। आप सीधे स्टूडेंट पर ही आ गई। मैं तो सबको लेकर के चलना चाहता हूँ। वो जो 12,000 सर, की बात शुक्रिया। आपकी, हाँ, अब 12,000 की आप बात की तो 12,000 शिक्षक कर्मचारी सब हैं उसमें, और सोसाइटी, ये सब आते हैं उसमें। जो मैंने हायर एजुकेशन को देखा है, समझा है, तो हायर एजुकेशन में जब तक आप उनको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, बिल्कुल सरकार को रिफॉर्म करने का अधिकार है। सरकार क्यों नहीं रिफॉर्म करेगी? अगर फाइनेंशियल एड सरकार देती है तो जी। यूजीसी भी ग्रांट देती है, इसको भी सरकार को समझना होगा। और यूजीसी अपने गाइडलाइन में ऑटोनॉमी की बात करती है कि हाँ, जब तक हम इनको ऑटोनॉमी नहीं देंगे तब तक ये क्या होगा। एक चीज को समझने की जरूरत है कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है, पटना यूनिवर्सिटी से तो इंटर को हटा दिया गया, आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाए इंटर को, या अगर कॉलेज को सरकार के मातहत कर दिया जाएगा एक हायर एजुकेशन के तहत, तो ऑटोमेटिक है कि इंटरमीडिएट ऐसे ही हट जाएगा। तो अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन से ही उसकी तैयारी हो जाती है। अगर वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो ठीक से करना चाहता है, तो आप एकेडमिक एक्सेलेंस तभी ला पाएंगे जब आप शिक्षक अच्छे नियुक्त करेंगे। और शिक्षक अच्छे नियुक्त करने के लिए उनकी ऑटोनॉमी के साथ बहुत कुछ बदल देने से आपको अच्छे शिक्षक नहीं मिल जाएंगे। अच्छे शिक्षक तब मिलेंगे जब टेस्ट के आधार पर, या जो गुणवत्ता उनमें होनी चाहिए उसके आधार पर, जब तक उनकी नियुक्ति नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी आप तय कर दीजिए। अभी भी शिक्षक आपसे बाहर नहीं है। सिलेक्ट कमेटी में सरकार का भी एक प्रतिनिधि होता है। 3 लोगों की सिलेक्ट कमेटी होती है जो वीसी का नियुक्ति करते हैं। तो सिलेक्ट कमेटी में तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है ही ना। वाइस चांसलर को इतना अकाउंटेबल बनाइए कि जो कि वो देख सके कि आपके जो टीचर हैं कॉलेज में वो ठीक से पढ़ाते हैं कि नहीं है, अकाउंटेबल हैं कि नहीं है। अच्छा, अभी हाई स्कूल तो सरकार के नियंत्रण में है, तो क्या बिहार में सारे हाई स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो जा रही है इसलिए कि वो सरकार के नियंत्रण में है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, जिसके तरफ आपने इशारा किया, और टीचर भी अकाउंटेबल है, सरकार भी अकाउंटेबल है, छात्रों के प्रति भी, सोसाइटी के प्रति। तो अकाउंटेबल आप बनाइए उनको, लेकिन उनकी ऑटोनॉमी जिसको लेकर के आज वो कहीं ना कहीं खड़े हैं, उनके ऑटोनॉमी को अगर आप बहुत छेड़छाड़ करेंगे तो फिर तो हाई स्कूल के टीचर बन के वो रह जाएंगे। फिर वो जो अपने जी। तरीके से वो पढ़ाते हैं, जैसे आपने कहा ना कि पीजी को और रिसर्च को यूनिवर्सिटी के साथ आप जोड़ करके केवल रख दें, और कॉलेजेस को आप अलग से एक विंग बना करके और उसको हायर एजुकेशन के तहत गवर्नमेंट के अधीन कर, किनका अधिकार छीन जाएगा, किनको अधिकार मिल जाएगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या जो शिक्षकों को, कॉलेज टीचर को भी जो ऑटोनॉमी यूजीसी से मिली हुई है, क्या उस ऑटोनॉमी को लेकर के जो अन्य राज्यों में भी, वो राज्य है तमिलनाडु, वो राज्य है कर्नाटका, वो राज्य है महाराष्ट्र, जरा उनकी ऑटोनॉमी को देखिए ना, जो कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, और आप उनको केंद्रीकृत कर देंगे, ठीक है। क्या अगर लगता है कि इससे आपके सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होते हैं वो समय पर हो जाएंगे? क्या जो परीक्षा में जो अनफेयर मीन्स होते हैं वो रुक जाएंगे?
क्या वो बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से जो नॉन अटेंडिंग की तरह रहते हैं और बस केवल फॉर्म फिलअप करते हैं और परीक्षा देते हैं और उनके हिस्से में केवल परिणाम आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डिग्रियां तो बढ़ जाती है, लेकिन वो बच्चे सीख क्या पाते हैं? सरकार अगर गंभीर इस पर हो कि हमारा हायर एजुकेशन जो कोलैप्स हुआ है, पीजी में ट्रेडिशनल कोर्सेज में आप चले जाइएगा किसी दिन यूनिवर्सिटी में, देखा था मैं साइंस कॉलेज के हॉस्टल को, आप देख रही थी, जरा चले जाइएगा ना जी, कभी साइंस कॉलेज में, क्या मतलब कि एक माहौल रहता था। आपको जान करके आश्चर्य होगा, केवल केमिस्ट्री में वहां पर 132 कमरे हैं जहां पर वो लैब वगैरह की व्यवस्था। फिजिक्स का लैब जरा जा करके आप देख लीजिएगा, बायोलॉजी का लैब देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि जब ये कॉलेज बना होगा तो कितना बड़ा सपना लेकर के बना होगा। तो कॉलेज को जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जब तक शिक्षकों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, मैं मानता हूं कि बहुत केंद्रीकृत कर देने से वो कॉलेज आउटकम देने लगेगा, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई देने लगेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, सरकार तो जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय मानने के लिए वो तैयार ही होंगे, लेकिन ऑटोनॉमी को लेकर के थोड़ा मेरे मन में भी है कि कॉलेज टीचर को अगर ऑटोनॉमी से बाहर करेंगे तो बहुत अच्छा आउटकम आपको नहीं मिल पाएगा, और फिर पीजी में किसको आप पढ़ाएंगे? जो यूजी करेगा वही तो पीजी में जाएगा पढ़ने, जो पीजी करेगा वही तो रिसर्च करेगा। अब आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब की जगह पर वो सचिवालय केंद्रित होंगे, सारे निर्णय सरकार के होंगे उन पर, कॉलेजेस सरकार के निर्णय हो या गवर्नर साहब का निर्णय हो, हर जगह तो आप हैं ना। वो वाइस चांसलर की नियुक्ति से लेकर के, और चांसलर साहब भी जब आते हैं तो आपका एकेडमिक डिस्कशन तो होता ही है ना, कि कैसे हम सेशन को लेट नहीं होने देंगे, कैसे सेमेस्टर वाइज पढ़ाई पहले होगी, तब हम फॉर्म फिलअप करेंगे, ये स्टूडेंट टीचर रेशियो के हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज टीचर कैसे अपॉइंट करके देंगे। पहले सरकार को इस पर काम करने की जरूरत थी मेरे समझ से। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हम कॉलेज को अलग कर देंगे और यूनिवर्सिटी को अलग कर देंगे, इससे हायर एजुकेशन में आउटकम आने लगेगा, देख कर ये कर करके देख ले, और दूसरी चीज फिर वो ब्यूरोक्रेट से नियंत्रित होने लगेंगे। जो यूनिवर्सिटी जी, में मैक्सिमम वाइस चांसलर जो एकेडमिशियन होते हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, उनकी जगह पर कई बार सरकार ने प्रयोग किया है ब्यूरोक्रेट को देकर। ब्यूरोक्रेट की एक समझ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव समझ उनकी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी की उनकी समझ हो सकती है, लेकिन एकेडमिक एक्सेलेंस कैसे आएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई एकेडमिशियन से बेहतर समझ उनकी हो। तो सरकार का ये निर्णय है, शिक्षक अपनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो 481 जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं बिहार में, उनके कर्मचारी शिक्षक सब काला बिल्ला लगा करके कह रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी पर तो ये प्रहार है। सरकार कर रही है कि नहीं, हम कॉलेज को अलग करेंगे, यूनिवर्सिटी केवल पीजी और रिसर्च के लिए होगा। कितना बिहार में रिसर्च होता है, अगर कभी आपसे अलग से बात होगी तो मैं बता दूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, पीएचडी के लिए टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ही टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद फिर रिसर्च के लिए लैब या लाइब्रेरी पर अलग से किसी दिन आप उनसे बात कर लेंगी। चूंकि मेरा तो पढ़ने का ही काम रहा है तो मैं पढ़ते ही लिखते रहता हूँ, तो कभी हम बात कर लेंगे कि बिहार में जो रिसर्चर हैं वो किस तरह से रिसर्च करते हैं, उनके थेसिस कैसे लिखे जाते हैं, जब एक्सपर्ट के सामने उनका इंटरव्यू होता है तब वो कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं। इन सारी चीजों पर अलग से एक स्लॉट में बात कर लेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार रिफॉर्म करने जा रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है, शिक्षक अपनी ऑटोनॉमी बचाने के लिए अड़े हुए। देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलता है। सर, आपने बात की कि अगर सरकार का फैसला यही रहता है जो वो करना चाहती है, तो जितने भी प्रोफ़ेसर्स हैं या फिर जितने भी शैक्षणिक स्टाफ हैं, उनकी ऑटोनॉमी को खतरा हो जाएगा। और सरकार को ये लग रहा है कि अगर ये बात हम मनवा लेते हैं, नियम लागू कर देते हैं, तो सत्र वगैरह जो देरी से होता है, उसको समय पर किया जाएगा। आपने ये सवाल उठाया कि रिसर्च और एनालिसिस की क्या स्थिति है पूरे बिहार में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मेरे मन में भी सर एक सवाल है कि इस बात से तो गुरेज नहीं किया जा सकता है कि बिहार के अधिकतर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर
3 साल में तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। इसको सुधारने का क्या तरीका है जिससे ये भी हो और ऑटोनॉमी भी बनी रहे? दूसरा ये कि अभी तो यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी हैं, वहां पर सरकार की कोई बात की नहीं जाती, लेकिन वहां पर ये दिखाई देता है कि छात्रों की भी नहीं सुनी जाती है। जितने वाइस चांसलर हैं या फिर प्रोफेसर्स हैं वो अपने तरीके से मनमानी करते हैं। तो बीच का रास्ता क्या है, सही सुझाव क्या है इसके लिए? नहीं, सही सुझाव है कि आप अकाउंटेबल बनाइए। जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज में, उनको अकाउंटेबल बनाइए। वाइस चांसलर हैं, उनको अकाउंटेबल बनाइए। वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन कर रहा है? चांसलर के भी प्रतिनिधि होते हैं और सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं। सिलेक्ट कमेटी जब बन गया तो तीनों मिल करके करते हैं ना। तो आप पहले बनाइए, तो आप यूनिवर्सिटी को अलग कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मान लिया कि यूनिवर्सिटी को आपने अलग कर दिया, कॉलेज को आपने अलग कर दिया। जो आप कह रहे हैं कि हम सारे यूनिवर्सिटी से निकाल के 481 जो डिग्री कॉलेज हैं, जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, हो सकता है आगे और कॉलेज को ये कंस्टिट्यूएंट करें, तो उन सारे कॉलेजेस को हम एक साथ करके और उसको हम हायर एजुकेशन के तहत ले आएंगे, तो क्या वहां पर क्वालिटी एजुकेशन आपको देखने को मिल जाएगा? हाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां वो तो सरकार के मार्फत। गवर्नमेंट स्कूल पर एक अलग से हम लोग बात कर लेंगे। जहां पर आपने प्लस टू दिया ना, प्लस टू जी। स्कूलों में कितने जगह लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी की सुविधा है और कितने सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। तो जब कॉलेज, ठीक है, 211 डिग्री कॉलेज सम्राट चौधरी जी ने दिया है, और डिग्री कॉलेज की बात यह कर रहे हैं कि अभी और हम डिग्री कॉलेज देंगे, बिल्कुल दीजिए। लेकिन उद्देश्य आपका क्या है? स्कूल कॉलेज खोलना आपका उद्देश्य है, या जो आपके सवाल हैं, सेशन लेट, क्वालिटी एजुकेशन नहीं, कॉलेज टीचर बायोमेट्रिक करने के बाद भी कॉलेज टीचर नहीं जा पाते हैं, कॉलेज टीचर की अपनी पीड़ा होती है, कहते हैं कि पढ़ाएं किसको, छात्र तो आते ही नहीं है पढ़ने, तो किसको पढ़ाएं हम? अगर आप जब तक उनको ये मैंडेटरी नहीं करेंगे कि आपके प्रीमिसेस में एक्सेलेंस कैसे आएगा, इस पर जब तक आप पहले वर्कआउट नहीं कर लेंगे, और थोड़ा कॉलेज टीचर को आपको ऑटोनॉमी देनी है। टीचर मूड से पढ़ाता है। हम आप बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत मूड की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको कोई एक हम टॉपिक प्रिस्क्राइब कर देंगे ना कि इस टॉपिक पर आपको 45 मिनट पढ़ानी है या 60 मिनट पढ़ानी है, तो 60 मिनट पढ़ाने के लिए कम से कम आपको 3 घंटा तैयारी करनी है। इसी को ऑटोनॉमी हम लोग कहते हैं, कि 3 घंटा अपने को आप तैयार करेंगे, जिसको हम लोग टीचर की भाषा में कहते हैं ईटिंग एंड वोमिटिंग। जब आप खाएंगे तब तो वॉमिट करेंगे। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वही होता है कि आप पहले किसी चीज को पढ़े, कंटेंट को लिए, और फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे अलग अलग मेथड से, सो दैट कि स्टूडेंट में अंडरस्टैंड, ही में ग्रेस्प। ये एक मेथड है, मेथोडोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं, वहीं पर ऑटोनॉमी की बात। सबकी मेथोडोलॉजी अलग भी है ना सर। कोई हो सकता है कि कोई सीधा किताब से पढ़ाता होगा, कोई लाइव एग्जाम्पल्स से पढ़ाता होगा। कई सारे प्रोफेसर्स ऐसे होंगे जो अपनी पूरी क्लास को लेकर बाहर मैदान में जाते होंगे, या कहीं दूसरी जगह इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ है जी, तो वहां ले जाकर पढ़ाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी मेथोडोलॉजी जो होती है, उसमें थोड़ी उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप कैसे पढ़ाएंगे। आप कोई क्लासरूम टीचिंग ही टीचिंग नहीं है। बिल्कुल आपने जी सही कहा कि बिल्कुल। क्लासरूम से बाहर ले जा करके भी टीचर पढ़ाते हैं, और वो बच्चे उनसे कनेक्ट होते हैं, उस बात को समझते हैं। टीचर अपने ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी के तहत हम होते हैं तो हमारी ऑटोनॉमी बरकरार रहती है। एक है सवाल कि पहले था कि कॉलेज टीचर चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। अब है कि नहीं, कॉलेज टीचर जब आप रहेंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके लिए आपको रिजाइन करना होगा। मैं इस पहल से सर बिल्कुल हम लोग। हम ये सवाल भी करना चाह रहे थे कि ये जो नई बात हो रही है कि कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के पास कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे पड़े हुए हैं, आज से नहीं, पिछले कई सारे दशकों से, जब कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, नामचीन प्रोफेसर्स पॉलिटिक्स में आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, राजनीति को अच्छी तरह समझाने में भी कामयाब रहे हैं, नई पॉलिसीज लाने में भी उन लोगों ने मदद की है। अभी ऐसा अचानक क्या हो गया कि इनके
पॉलिटिक्स में जाने से रोक लग गई। अब हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हो जिन्होंने जिया है पॉलिटिकल साइंस को, और वो आकर राजनीति में किसी पद पर होकर अगर पॉलिसी बनाने में मदद करेंगे, तो ये तो बेहतर है ना भारत के लिए या फिर किसी भी देश के लिए। लेकिन उस पर रोक लग रही है बिहार में। अभी तो मैं हाल के दिनों में तो कोई ऐसा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को मैं नहीं देखा हूँ कि जो कि क्लास में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और फिर पॉलिटिक्स में भी जाकर के बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। कुछ नए लेकिन सर प्रोफेसर। एग्जाम्पल्स है ना पुराने, हाँ, नहीं पुराने नहीं, एग्जाम्पल्स तो। पुराने पुराने एग्जाम्पल हैं तो पुराने मूल्य और पुराने सिद्धांत की जब आप बात करेंगी तो उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा पर भी हम लोग बात करें कि वो जो पुराने लोगों की बात आप कर रही हैं, उन लोगों के पास विषय की समझ थी, ईमानदारी थी, मूल्य था। आज कितने मूल्य, और मैं नहीं कहना चाहता हूं, एक मंत्री जी प्रोफेसर बने और वो शायद चले गए किसी कॉलेज में पढ़ाने, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, और पढ़ाने के क्रम में उनका क्लास लाइव हो गया, और जब वो फेडरल स्ट्रक्चर समझाने लगे तो पूरे देश में उस बात की चर्चा हो गई कि क्या ये फेडरलिज्म हम्म। पढ़ा रहे हैं। मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैंने भी देखा कि ये क्या फेडरलिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या जरूरत थी उनको लाइव क्लास लेने की? वो चुपचाप बात करते, बच्चे सुनते, उनकी बातें बच्चों तक जाती। नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि अगर ये सरकार इस तरह की पॉलिसी ला रही है, आप असहमत हो सकती हैं, मैं सहमत हूं कि भाई आपको जी। राजनीति करनी है, आप राजनीति में जाइए, बाकी पैसे वाले लोग भी राजनीति में जाने से कहाँ उनको रोका जा रहा है। लेकिन जब आप राजनीति में जाएंगे तो आप छुट्टी पर नहीं जाएंगे, आपको तय करना होगा। एक्टिवली आप दोनों काम नहीं कर सकते। हाँ, ये दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप राजनीति कीजिए, राजनीति करने के अधिकार से आपको कौन वंचित करता है? अगर आपने चुना कि नहीं हमको टीचर बनने से, मैं एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जी। एपीजे कलाम साहब को पूरा देश, पूरा विश्व एक रोल मॉडल मानता है। जब प्रेसिडेंट के पद से वो हटे और उनसे पूछा गया कि आप अब क्या करना चाहेंगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट आइडिया, उन्होंने कहा कि आई वुड प्रेफर टू टीच इन द अन्ना दुरई यूनिवर्सिटी, इट्स माय पैशन। तो वो जो है, टीचर तो पूरा जीवन टीचर ही रहता है ना, वो तो पूरा जीवन पढ़ाते रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करनी है, राजनीति करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति की आड़ में, मैंने तो दो दो जगह से वेतन लेते हुए कई लोगों को देखा कि वो यूनिवर्सिटी से भी वेतन ले रहे हैं, इधर एमएलए और मंत्री जी का भी वेतन उनको मिल रहा है। ये कैसा? अगर इस पर सरकार सख्त होती है, मैं इसको सही मानता हूं। हम आ रहे हैं विषय पर कि क्या 481 कॉलेज जो बिहार के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, उनको सरकार के मातहत अगर आप कर देंगे तो इससे आपके परीक्षा की प्रणाली सुदृढ़ हो जाएगी, बच्चे नियमित रूप से कॉलेज में पढ़ने लगेंगे, टीचर ईमानदारी पूर्वक उनको पढ़ाने लगेंगे, आपके रिजल्ट अच्छे होने लगेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कभी हम अलग से बात करेंगे, अब तो सेमेस्टर वाइज होने लगे हैं एग्जाम, कि बच्चे जो हैं एक सेमेस्टर का फॉर्म भरते हैं और तब तक वो परीक्षा दिए, तब तक दूसरे सेमेस्टर का फॉर्म का डेट आ जाता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी का हालत तो ये है कि अगर मिथिला यूनिवर्सिटी में 5 साल तक वो पीछे है तो मगध यूनिवर्सिटी में 6 साल पीछे है। तो ये एक सवाल जी। था कुछ दिन पहले तक कि उनके जो ये थे सेशन इतने लेट होते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता था बच्चे को, क्योंकि तब तक उनका रिजल्ट ही नहीं बहुत होता तकलीफ। था। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता था। तो अगर साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म भी लोग नहीं भर पा रहे थे, नहीं ग्रेजुएशन बता, उनका पूरा ही नहीं है, डिग्री ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी अपनी समझ है कि अगर सरकार उस कॉलेज को केंद्रीकृत करती है कि ठीक है यूनिवर्सिटी जैसी कोई बात नहीं होगी, हम सारे कॉलेज का ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई एक केंद्रीकृत होगा, एक सिलेबस, एक साथ उनकी परीक्षा, एक साथ उनके परिणाम, ताकि उस सेशन लेट नहीं होने का उनको घाटा ना हो। और कॉम्पिटिटिव, चूंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद देने के लिए वो एलिजिबल हो ही जाते हैं। ठीक है, उनको और हायर एजुकेशन में जाना है कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उनको रिसर्च फील्ड में जाना है, ठीक है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाए। लेकिन अगर सेशन समय से हो जाए, पढ़ाई ठीक से हो जाए, तो मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम सरकार के इस रिफॉर्म से बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ ये होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी से भी सहमत हूं
लेकिन अगर टीचर कह रहे हैं ऑटोनॉमी की बात, आप उनको कहिए ना कि ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के साथ आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। जो ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी आपको देती है, वही ऑटोनॉमी सरकार भी आपको देगी। आपके ऑटोनॉमी के साथ कहीं कुछ नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं पढ़ाने के लिए। चूंकि इस पेशे को मैं समझा हूं इस तरह से कि जब तक व्यक्ति, आप किसी को डंडे लेकर के नहीं पढ़वा सकते हैं, वो चाहे वो प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला शिक्षक हो, शिक्षक अपने मूड से पढ़ाता है। और दूसरी बात जो आपने बहुत बेहतर कहा, कब, कैसे, किस वातावरण में वो पढ़ाना चाहता है, कैसे एग्जाम्पल के साथ और इन्वायरमेंट के साथ बच्चे को कोरिलेट करके वो पढ़ाना चाहता है, हर टीचर की अपनी मेथोडोलॉजी होती है जिससे बच्चे कनेक्ट हो। उस ऑटोनॉमी के तरफ केवल मैं कह रहा हूं कि वो जो एक डिमांड टीचर का है कि हमारी ऑटोनॉमी अगर बची रहेगी तभी हम बेहतर छात्र का निर्माण कर पाएंगे, सरकार वहां पर सोचे। बाकी अगर आप केंद्रीकृत करके, आपको लगता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी होने की वजह से अलग अलग समय में उनके परिणाम आते हैं, सिलेबस अलग अलग हो जाते हैं, किन्हीं का सिलेबस पहले चलता है, किन्हीं का बाद में चलता है, न सेशन समय पर पूरा हो पाता है, न रिजल्ट हो पाता है, पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में धांधली हो गई, उस यूनिवर्सिटी में धांधली हो गई। उससे अच्छा है कि आप एक केंद्रीकृत अगर व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, रिफॉर्म आप कर सकते हैं, रिफॉर्म करने का अधिकार है। ऑटोनॉमी को केवल बरकरार रखने की जरूरत है, जिससे शिक्षक अपने को शिक्षक समझ सके। शिक्षक जिस दिन समझने लगेगा कि हम आपके कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उस दिन फिर वो मूड से वो नहीं पढ़ा पाएंगे, वो दे नहीं पाएंगे जिसकी अपेक्षा आप कर रहे हैं शिक्षकों से। तो बिल्कुल सर, एक तरफ सरकार रिफॉर्म चाहती है और सरकार को लगता है कि उनके इंटरवीन करने से हो सकता है कि समय पर जो सेमेस्टर्स हैं वो पूरे हों, परीक्षाएं हों और समय पर रिजल्ट आ जाए। दूसरी ओर जो प्रोफेसर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी तो वे अपने हिसाब से छात्रों को पढ़ा पाएंगे और वो अपने हिसाब से उनको सिखा पाएंगे। अब देखना होगा इन दोनों दोनों के बीच में किसकी जीत होती है। क्या सरकार रिफॉर्म करने में कामयाब हो जाती है या फिर कोई ऐसा रास्ता, जैसा कि आपने बताया, कि समय पर सत्र भी हो जाए, इसके अलावे जो शिक्षक हैं उनकी ऑटोनॉमी भी बरकरार रहे। और सबसे बड़ी बात कि सरकार को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि फर्क साफ हो एक हाई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में। जैसा कि हम शिकायतें भी सुन रहे हैं कि डिग्री कॉलेजेस में, प्राइमरी स्कूल्स में हो रहा है, हालांकि अभी मजबूरी है, टेम्परेरी व्यवस्था है वो। लेकिन आप सोचिए कि कैसा लगता होगा कि स्कूल से पढ़ के वापस से कॉलेज जाने के नाम पे हम स्कूल में ही जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ है, देखना होगा सर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।